कहानी की शुरुआत एक गरीब लड़के रूडो से होती है, जिसकी अजीब सी आदत है अमीर लोगों के कूड़ेदानों से फेंका हुआ सामान चुराना। यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक है सफ़ेद दीवारों वाला शहर, जहां अमीर और रईस लोग रहते हैं, और दूसरा है काले झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके, जहां रूडो जैसे गंदगी में पलने वाले लोग रहते हैं। इस दुनिया में एक किंवदंती है कि हर वस्तु में एक आत्मा होती है, और अगर आप उसका ध्यान रखें तो वह अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन अमीर लोग ज़रा सा इस्तेमाल होने पर भी चीज़ें फेंक देते हैं, और वो सब एक बड़े कचरा इकट्ठा करने वाले स्थान पर पहुंचता है, जहां से अंत में उन्हें एक विशाल गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वही गड्ढा जहां अपराध करने वाले लोगों को भी फेंक दिया जाता है। एक दिन अमीरों के इलाके में एक महिला अपनी बेटी से कहती है कि वह अपना भालू वाला खिलौना फेंक दे, क्योंकि उसमें थोड़ा नुकसान हो गया है। वह कहती है कि उसे ठीक करने से वह बदसूरत लगेगा, और वैसे भी वे नया खरीद सकते हैं। यह सुनकर छोटी लड़की बिना कोई भाव दिखाए अपना चेहरा पोंछती है और खिलौना फेंक देती है। फिर वह अपनी माँ से अगले खिलौने के लिए बिल्ली का बच्चा लाने की बात करने लगती है। उसके बाद माँ सारा कचरा एक बैग में पैक करती है और एक भूमिगत वेंट में डाल देती है, जहाँ से वह कचरा एक कचरा गाड़ी में चला जाता है। गाड़ी कचरा संग्रह स्थल पर पहुँचती है, और रूडो मौके का फ़ायदा उठाकर एक साइड रूम में कूद जाता है, ताकि वह कुछ भी काम का सामान ढूंढ सके। वहाँ पर रूडो गलती से इतनी ज़ोर की आवाज़ कर देता है कि पहरेदार को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। गार्ड तुरंत अंदर घुसता है, उस पर बंदूक तानकर पूछता है कि क्या वही मशहूर ट्रैश रीडर है, और फिर बैकअप बुलाने के लिए अलार्म का बटन दबा देता है। जवाब में रूडो कुछ कचरा गार्ड की तरफ फेंक देता है, और अजीब बात ये कि बस इतना ही उनके लिए ज़िंदगी भर का सदमा बन जाता है। कुछ सड़े हुए अंडे उनके चमचमाते यूनिफॉर्म पर लग जाते हैं, और सफाई के दीवाने गार्ड वहीं के वहीं गिन से जम जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर रूडो उनके सामने से ही वेंट पर चढ़ जाता है। वह बाहर निकलने के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती, और गेट उसके सामने ही ज़ोर से बंद हो जाता है। इससे पहले कि वह प्लान भी सोच पाए, और गार्ड पहुंच जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। रूडो गोलियों को प्रो की तरह चकमा देता है और सीधे बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। दीवार फांदकर वह भाग निकलता है, बस बाजू पर हल्की सी खरोंच आ जाती है। गार्ड चिल्लाते हैं कि वे एक बच्चे को भागने नहीं दे सकते, लेकिन तब तक रूडो सीवर के एक छेद से रेंगकर निकल जाता है, और अमीरों को कोसता है कि वो अपने कचरे के ढेर की रखवाली ऐसे करते हैं जैसे वो आर्कहम असाइलम हो। अगले दिन ट्रैश रेडर की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अमीरों को यकीन नहीं होता कि कोई सच में कचरा चुराने की मेहनत करेगा। वे झुग्गियों के लोगों को घृणा भरी नज़रों से देखते हैं और शिकायत करते हैं कि इन्हें बस अपनी तरफ रहना चाहिए। दीवार के उस पार गरीब लोग पहले ही समझ चुके होते हैं कि ये सब किसकी हरकत है, और दुआ करते हैं कि वो परेशान करने वाला लड़का कहीं मर ही जाए, इससे पहले कि वह गार्ड्स को उनकी तरफ ले आए। लेकिन रूडो को कोई परवाह नहीं। वह आराम से अपने जुटाए हुए कचरे की मरम्मत करता रहता है। तभी उसकी होने वाली पत्नी आई छुआ आ जाती है, और उसे फिर से कचरे के पीछे जाने पर डांटती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर एक दिन कचरा प्रबंधन वालों ने उसे पकड़ लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा। रूडो उसे बताता है कि अमीर लोग बिल्कुल सही सलामत चीज़ें फेंक देते हैं, और वह बस उन्हें इस्तेमाल करके अपना गुजारा करता है। तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उन्हें इलाके की बदबू का असली स्रोत मिल ही गया। वे यहाँ तक कह देते हैं कि छुआ को उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह भी उसी की तरह बदबूदार हो जाएगी। उनमें से एक रूडो का सामान गिरा देता है और ताने मारता है कि कोई भी इन्हें कभी नहीं खरीदेगा। फिर वे उसके हाथों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वे इतने गंदे हैं कि उन्हें छुपाने के लिए उसे गंदे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। अब तक रूडो सारी बेइज्जती चुपचाप सह रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है जब वे उसे पागल कातिल का बेटा कहते हैं। गुंडे बातें करने लगते हैं कि झुग्गियां असल में अपराधियों को फंसाने के लिए बनाई गई थीं, और वे अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन रूडो के पिता ने अपनी सीरियल किलर वाली पहचान से उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रूडो उन्हें एक खतरनाक नज़र से घूरता है, जिससे वे एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन फिर आखिरी ताना मारकर भाग जाते हैं कि वह भी अपने बाप की तरह ही निकलेगा। उनके जाने के बाद छुआ उसे शांत करने आती है और कहती है कि वह अब भी उस पर भरोसा करती है। तभी उसकी नज़र उसी पुराने टेडी बियर पर पड़ती है जो पहले फेंका गया था, और वह हैरान रह जाती है कि यह कितना अच्छा लग रहा है। रूडो कहता है कि यह बिकाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे देने का इरादा करता है। तभी छुआ की माँ आ जाती है और उसे वहाँ से खींच लेती है। उसे फिर से उस अजीब लड़के के साथ घूमने पर डांटती है। दिल टूटा रूडो अपने पालक पिता रेटो के पास जाता है, जो उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी नकल करता है, कैसे वह छुआ को खिलौना देकर उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर रूडो को शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। फिर बूढ़ा आदमी कूड़ेदान से सामान उठाने के उसके धंधे का जिक्र करता है और कहता है कि वे इतने गरीब नहीं हैं कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत पड़े। वह रेटो उसे कहता है कि ये सब काम अभी छोड़ दे और बड़ा होने तक उसे ही करने दे, और याद दिलाता है कि पिछली रात वह कितनी आसानी से पकड़ा जा सकता था। रेटो को शक है कि शायद लड़का उसे अपना एहसान मानकर ये सब करता है, क्योंकि उसने उसे अपनाया था। लेकिन रूडो मना करता है और कहता है कि वह सिर्फ परिवार के हिस्से का काम करना चाहता है। फिर बूढ़ा आदमी बात का रुख छुआ की तरफ मोड़ता है और रूडो को कहता है कि उसके साथ ज़्यादा ईमानदार रहे। तभी रेटो उसकी बाँह पर चोट देखता है और इलाज शुरू करता है और उससे दस्ताने उतारने को कहता है। जैसे ही दस्ताने उतरते हैं, उसके नीचे दिखाई देते हैं दर्दनाक कोयले जैसे काले हाथ, मानो किसी ने श्राप दे दिया हो। रूडो इसका दोष अपने पिता को देता है, जिसे मौत की सज़ा देकर गड्ढे में फेंक दिया गया था। उस समय से रूडो को सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। लोग न केवल उसके रूप रंग के लिए उसे जज करते थे, बल्कि उसके हाथों में तेज़ दर्द भी रहता था। जिस दिन से रेटो ने उसे दस्ताने दिए, दर्द काफ़ी कम हो गया था। इलाज के बाद बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि छुआ से अपने दिल की बात कह दे, वरना देर करते करते वह उसे खो सकता है। इसी बीच घर के बाहर एक रहस्यमयी शख्स पूरी रात चुपचाप उसे देखता रहता है। अगले दिन रेटो से मुस्कुराना कैसे है का छोटा सा लेक्चर लेने के बाद रूडो हिम्मत जुटाकर छुआ को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसे गड्ढे में फेंका जा रहा है और भीड़ उसे गालियाँ दे रही है। वह सोचने लगता है कि वहाँ गिरने के बाद लोगों का क्या होता होगा। तभी छुआ हंसी खुशी गुड मॉर्निंग कहकर पहुँच जाती है। रूडो तुरंत टेडी बियर को पीछे छुपा लेता है, जबकि छुआ दुख जताती है कि यहाँ के लोग मजबूरी में यह सब फांसी जैसा तमाशा देखने पर मजबूर हैं। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि रूडो भी कभी वहाँ फेंका जाए, लेकिन अगर वह यूं ही अपनी जान जोखिम में डालता रहा तो उसका भी अंजाम यही होगा। जब रूडो कहता है कि उसका बूढ़ा भी यही बात रोज़ कहता है, तो छुआ मुस्कुराकर कहती है कि शायद वह भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वह खुद करती है। ये सुनकर दोनों को एहसास होता है कि लड़की ने क्या कह दिया, और उसी पल रूडो टेडी बियर से उसे प्रपोज़ कर देता है, उम्मीद करते हुए कि उसे यह पसंद आएगा, भले ही यह कूड़ेदान से आया हो। लड़की खुशी खुशी तोहफ़ा स्वीकार करती है और कहती है कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। इसके बाद रूडो उत्साह से लाल हो जाता है और उछल कूद करने लगता है, सोचते हुए कि जल्दी से रेटो को बताए और उसका रिएक्शन देखे। लेकिन जैसे ही वह तेज़ मोड़ लेता है, कुछ गार्ड्स उससे टकरा जाते हैं। फिर भी उसका उत्साह कम नहीं होता और वह उठकर रेटो के घर की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, अंदर एक नकाबपोश आदमी खड़ा होता है, जिसकी तलवार रेटो के सीने में ढंसी हुई है। इसके बाद रूडो गुस्से और बदले की आग में उस नकाबपोश कातिल की ओर झपटता है, लेकिन वह आदमी आसानी से उसे पछाड़ देता है और दीवार से पटक देता है। जैसे तैसे रूडो उठने की कोशिश करता है, तभी नकाबपोश आदमी एक किताब उठाता है और चला जाता है। रेटो कुछ कहने की कोशिश करता है, और जब रूडो वादा करता है कि वो उसे बचाएगा, रेटो चिल्लाता है कि भाग जाओ और इस कचरे की दुनिया को बदल दो। जैसे ही रेटो आखिरी सांस लेता है,
गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और सबसे बुरे समय पर रूडो पर उसी के परिवार की हत्या का आरोप लगा देते हैं। रूडो बचने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि खून से सना होना ही सबूत है, और उनमें से एक उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद लोग रूडो के घर के बाहर जमा होकर उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। यहाँ तक कि चूल्हे को भी शक होने लगता है कि शायद रूडो ने ही किया हो। फिर रूडो को फांसी के मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ उसे ऊपर लटकाया जाता है और एक पुजारी लंबा उबाऊ भाषण देता है कि जिसने हत्या की है उसे इस पवित्र भूमि पर रहने का कोई हक नहीं है। जैसे ही वह लड़के को मौत की सज़ा सुनाता है, भीड़ एक साथ चिल्लाती है कि इस कचरे को गड्ढे में फेंक दो, जहां इसका असली ठिकाना है। रूडो यकीन नहीं कर पाता कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया और चुपचाप भीड़ की तरफ देखता है, मानो किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। वह छुआ से चिल्लाकर कहता है कि उसके बुजुर्ग की हत्या हुई है और असली कातिल को ढूंढो, लेकिन छुआ उसे उसी के बाप जैसा कातिल कहती है और उसका स्टफर्ड टॉय फेंक कर भाग जाती है। भीड़ फिर से उसे समाज की गंदगी कहकर चिल्लाने लगती है और रूडो का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह पागलों की तरह हंसने लगता है, यह समझकर कि असली कचरा तो यही लोग हैं जिनकी अपनी कोई सोच ही नहीं। जैसे ही मुख्य पुजारी उसे गड्ढे में फेंकने का आदेश देता है, रूडो भीड़ में उस कातिल को देख लेता है, लेकिन तब तक गार्ड्स उसे खींचते हुए गड्ढे की ओर ले जा चुके होते हैं। गिरते हुए वह मन ही मन कसम खाता है कि इन सभी इंसानों से बदला लेगा और उन्हें भी नर्क में घसीटेगा। गिरते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है और फिर सब अंधेरा हो जाता है। जब रूडो को होश आता है तो वह खुद को सड़ांध मारते कचरे के ढेर में पड़ा पाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसे एक विशाल कचरे का दानव दिखाई देता है, जो ऊपर के लोगों द्वारा फेंके गए कबाड़ से पूरी तरह बना हुआ है। यह जगह बिल्कुल नर्क जैसी लगती है और रूडो डर के मारे घबरा जाता है। उसी वक्त रूडो को याद आता है कि बचपन से ही उसे यह अजीब लगता था कि अमीर लोग अपराध और गंदगी की इतनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि गड्ढे में फेंके जाने के बाद क्या होता है। उसे गुस्सा आता है उन मूर्खों पर जो उसे गंदा राक्षस कहते हैं, जबकि उन्हें यहाँ नीचे असली राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। गड्ढे में वह देखता है कि वह विशाल कचरे का राक्षस उसका पीछा करना बंद कर गरजने लगता है। उस गर्जन से और भी राक्षस आ जाते हैं जो जल्दी से उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वे जानवर उसे घेरते हैं, वह सोचता है कि ये आखिर हैं क्या, क्योंकि कचरा तो 4 पैरों पर भागने के लिए नहीं बना। वह मुश्किल से एक हमले से लुढ़क कर बचता है और भागता रहता है जब तक कि वह ठोकर खाकर गिर नहीं जाता और लगभग एक सड़ी हुई खोपड़ी को ऐसे चूमने वाला होता है जैसे कोई डिज्नी प्रिंसेस। उसकी यह निराशाजनक हालत उसे गुस्से में भर देती है और वह उन कमीने लोगों को कोसता है जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंका। तभी उसके नीचे का ढेर टूटकर गिर जाता है। पूरे शरीर पर चोटें लग जाती हैं और रूडो सोचता है कि यहाँ की हवा इतनी जहरीली है कि हर सांस उसके फेफड़ों को फाड़ रही है और वह ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वह अपनी नाक ढककर आराम की जगह खोजता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस नर्क में कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ सिर्फ कचरा ही जिंदा है। उसी पल रूडो सोचता है कि यह एक ऐसे आदमी के लिए सही अंत है जैसा वह है, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसे रेटो का मरता हुआ चेहरा नजर आता है और वही दृश्य उसकी ताकत को जगा देता है। इसके बाद उसे अपने आसपास चमकती हुई चीजें नजर आने लगती हैं। वह पास पड़ी एक रॉड क्रोबार पकड़ लेता है। ऊपर अपने पुराने संसार की ओर देखते हुए वह अपने बदले की सूची बनाता है, जिसमें सबसे ऊपर वह कमीना है जिसने रेटो को बेरहमी से मार डाला और आसानी से भाग गया। कचरे के राक्षस को क्रोबार से मारते हुए रूडो कसम खाता है कि वह जिंदा रहेगा जब तक उस घटिया अपराधी की हड्डियां तोड़ न दे। ज्यादा दूर नहीं, एक आदमी अपने कचरे के सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा है। वह प्रभावित हो जाता है जब एक नया लड़का खून से लथपथ होते हुए भी डर के बिना दानव पर हमला करता है, राक्षस को यह कहकर कि उसकी बदबू रेटो के पाद से भी ज्यादा है। रूडो एक जोरदार वार करता है,
लेकिन दानव उसे एक टावर में दे मारता है और उसे कुचलने से पहले वह किसी तरह बच जाता है। फिर भी यह पागल लड़का एक और बड़ी लोहे की रॉड पकड़ता है और उसे बूमरैंग की तरह दानव पर फेंक देता है। तभी उनमें से एक नीचे से अचानक हमला करता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खून खांसना बंद नहीं कर पाता। आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक संदिग्ध आदमी उसके ऊपर छाता पकड़े खड़ा है। रूडो सोचने लगा, ये नकाबपोश आदमी कौन है? तभी उसने उसकी हुड पकड़कर उसे उठाया और एक तरफ फेंक दिया, जिससे रूडो के मुंह से और भी खून निकलने लगा। फिर नकाबपोश आदमी ने उसके मुंह पर मास्क बांध दिया ताकि वो सांस ले सके और हीरो की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। रूडो ने सवालों की झड़ी लगा दी तो उस आदमी ने इशारे से चुप रहने को कहा, जिससे रूडो और चिढ़ गया। आदमी ने फिर विनम्रता से उसे चुप रहने को कहा। रूडो और जोर से चिल्लाया कि ये कैसी जहन्नुम जैसी जगह है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये अंडरग्राउंड नहीं है और उसने गंभीरता से उसे शांत रहने को कहा। रूडो को उसकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी तो उसने और चिल्लाकर कहा कि उसे एक भी बात समझ नहीं आ रही। तब नकाबपोश आदमी गुस्से में चिल्लाया कि ये अंडरग्राउंड नहीं है और तू अभी शांत हो जा, क्योंकि उसकी ऊंची आवाज़ से सारे राक्षस अब उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर उसने बताया कि इन राक्षसों को, जिन्हें ट्रैश बीस्ट कहते हैं, सिर्फ खास हथियारों से ही मारा जा सकता है, वरना वे फिर से जीवित हो जाते हैं। राक्षस करीब आते गए और वो आदमी रूडो को समझाता रहा कि ये वही खास हथियार है जिसकी वो बात कर रहा था। आगे पूरी गैंग खड़ी थी तो नकाबपोश आदमी ने हमला किया और पहले ही राक्षस को एक झटके में उड़ा दिया। फिर वो बिजली की रफ्तार से एक से दूसरे पर कूदता गया, जिसे रूडो देख भी नहीं पा रहा था। रूडो सोचने लगा कि क्या ये छाता किसी पिट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि ये जिंदा है। रूडो ने पूछा, ये कौन है? तो उसने मास्क उतारा और कहा, मैं इंजन हूँ, क्लीनर्स से। लेकिन जैसे ही उसने रूडो की बदबू सूंघी, जो बूढ़े के गंदे डायपर जैसी थी, उसने तुरंत मास्क वापस पहन लिया और रूडो बेहोश हो गया। फिर रूडो को याद आया जब वो बचपन में कीचड़ से लथपथ घर आया था क्योंकि उसे तंग किया गया था। उसने रेटो को बताया कि उसे फिर मारा गया क्योंकि उसने कहा था कि चीज़ों में भी एहसास होते हैं। रेटो को गर्व था कि उसने पलटकर मार नहीं की, लेकिन रूडो ने कहा कि वो अब भी मानता है कि जिन चीज़ों की देखभाल की जाए वो जिंदा हो जाती हैं। रेटो ने कहा कि ये कहानी सच नहीं, बल्कि बच्चों को चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कही जाती है। रूडो ने आसपास की चीज़ों की तरफ देखा और पूछा कि क्या इनमें भी आत्मा है? तो रेटो हंस पड़ा। फिर रूडो ने अपने पुराने दस्ताने दिखाकर पूछा कि क्या इनमें भी आत्मा है? तो रेटो ने कहा कि अगर वो इनकी देखभाल करेगा तो हो सकता है इनमें भी हो। वापस वर्तमान में रूडो जागा और पाया कि वो जंजीरों से बंधा है। उसने इंजन को गाली दी कि उसने उसे धोखा दिया, तो इंजन ने जवाब दिया, जिसने तेरी जान बचाई उससे ऐसे बदतमीजी से बात करता है। इंजन समझाता है कि उसने रूडो को इसलिए बांधा क्योंकि जब वह बेहोश था तो उसे ले जाने का और कोई तरीका नहीं था। होश में आने पर रूडो कहता है कि अब उसे छोड़ दे क्योंकि उसे उन कमीने लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया। इंजन रुककर उसे हकीकत बताता है कि अब भी वापस जाना संभव नहीं है। जिस दुनिया से रूडो आया था उसका नाम स्फीयर है, जो आसमान में बहुत ऊपर तैरती रहती है और लगातार गतिमान रहती है, इसलिए अभी वहां पहुंचना असंभव है। रूडो समझ जाता है कि उसने अभी कहा, अर्थात आगे चलकर वहां पहुंचना संभव हो सकता है। वह इंजन पर चिल्लाकर कहता है कि उसे स्फीयर, राक्षसों और उसकी उस विचित्र शक्ति के बारे में सब कुछ बताए, क्योंकि उसे रेटो के हत्यारे से बदला लेना है। वह कसम खाता है कि जब तक उसे सभी उत्तर नहीं मिलते वह चुप नहीं बैठेगा। उसकी निरंतर चीख पुकार से तंग आकर इंजन गुस्से में अपना मुखौटा फेंक देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि रूडो को गर्त का वास्तविक रूप दिखाया जाए। वह रूडो को कुत्ते की तरह घसीटते हुए एक सुनसान स्थान पर ले जाता है और खुले में पटकते हुए कहता है, यहाँ की जिंदगी का आनंद लो। रूडो चिल्लाता है कि उसे अभी तक यह नहीं बताया गया
कि यह शिक्षा क्या है, लेकिन वह तब चुप हो जाता है जब उसे एक बड़े गिरोह की नज़रों का एहसास होता है। लाल कमीज वाला एक आदमी उसे देखकर उन्मत्त हो जाता है और सोचता है कि शायद आज उसका भाग्यशाली दिन है। वह अनुमान लगाता है कि रूडोस्फीयर से है, किंतु बाकी लोग इस पर संदेह करते हैं। लाल कमीज वाला पूछता है कि वह कहाँ से आया है। रूडो कहता है कि वह ऊपर से आया है। यह सुनकर वे लोग तुरंत अपने मुखौटे उतार देते हैं और अत्यंत उत्साहित होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि रूडो झूठा है, क्योंकि उसका नेवला उनकी भाषा समझ नहीं सकता, लेकिन लाल कमीज वाला उसका चेहरा छूकर पुष्टि करता है, जो रूडो को बहुत विचित्र लगता है। लाल कमीज वाला क्षमा मांगता है और कहता है कि वह उसकी जंजीरें खोल देगा। यह सुनकर रूडो सोचता है कि शायद उसे इंजन से भिन्न अच्छे लोग मिल गए हैं, लेकिन उसकी यह सोच तुरंत टूट जाती है जब उसे फिर से एक ट्रक के पीछे बांध दिया जाता है। वे लोग हंसते हुए कहते हैं कि स्फीयर से आने वाले स्पिट उनके लिए लाखों के होते हैं और नकाबपोश गिरोह उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। लाल कमीज वाला डरावना चेहरा बनाकर समझाता है कि लोग स्फीयर वालों से क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि ऊपर से गिरने वाले कचरे के कारण यहाँ केवल सांस लेना भी कठिन हो जाता है, और जो राक्षस बच जाते हैं वे और अधिक तबाही मचाते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई परिवार या तो कचरे के राक्षस के नीचे कुचल जाता है या उसका घर नष्ट हो जाता है। इसी कारण जब वे लोग किसी स्पिरिट को देखते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, उसे जितनी देर संभव हो कष्ट देना। फिलहाल लाल कमीज वाला उसे जीवित रखना चाहता है, इसलिए उसके मुंह में गंदा खाना ठूंसता है। सोचता है कि एक अमीर स्पिरिट इस स्वाद से तड़प उठेगा, लेकिन रूडो अपने दांतों से उसकी उंगलियों का मांस नोच लेता है। लाल कमीज वाला दर्द से चीखता है और रूडो आराम से वह खाना ऐसे खा जाता है जैसे यह उसका भोजन हो। हर किसी से अपमानित होने और मूर्खतापूर्ण उपनाम मिलने से तंग आकर रूडो इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके दस्ताने सक्रिय हो जाते हैं। वह अपनी जंजीरें तोड़ देता है और कहता है कि अब वह किसी की बकवास नहीं सुनेगा। दूर से देखकर इंजन पुष्टि करता है कि रूडो गिवर है, वे मनुष्य जो वस्तुओं को जीवन दे सकते हैं। गिरोह के लोग उसे फिर से बांधने के लिए दौड़ते हैं और सोचते हैं कि जंजीरें ही उसका हथियार हैं। रूडो सभी को गलत साबित कर देता है जब वह पास पड़े एक टायर को रूपांतरित कर देता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि गिवर आमतौर पर एक से ज़्यादा वस्तु पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बाकी गुंडों को हराने के बाद रूडो लाल कमीज वाले को हमेशा के लिए ख़त्म करने ही वाला होता है कि इंजन समय रहते उसे रोक देता है। इससे रूडो की होश वापस आ जाती है और उसे रेटो की वह बात याद आती है जिसमें उसने दस्तानों का ख्याल रखने की सलाह दी थी। इंजन माफ़ी मांगता है कि उसने रूडो को ज़्यादा दबाव में डाल दिया और कहता है कि वह तो बस यह जांचना चाहता था कि उसके पास वास्तव में ताकत है या नहीं। वह वादा करता है कि अगर रूडो क्लीनर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे सब कुछ बताएगा। कुछ समय बाद एक सुनसान बियाबान में छत पर बैठे एक व्यक्ति को इंजन का संदेश आता है और वह चिढ़ जाता है, लेकिन इंजन उसे यकीन दिलाता है कि उसने एक स्वाभाविक प्रतिभा वाला लड़का ढूंढ निकाला है जो नो मैंस लैंड में खोया हुआ था। इस बीच एक गंजा डॉक्टर रूडो की मरहम पट्टी कर रही होती है और इंजन अपने मुखिया से कहता है कि उसने आज तक इस तरह की शक्तियाँ नहीं देखी हैं और जब वे मिलेंगे तो वह उसका परिचय कराएगा। यह सुनकर रूडो गुस्से में कहता है कि उसने कभी शामिल होने की हामी नहीं भरी, लेकिन बहस करने से पहले ही वह गंजा डॉक्टर उसे चुप करा देती है और कहती है कि वह बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और उस जहरीली हवा में सांस लेता तो मर जाता। चूंकि उसे अगवा भी किया गया था, डॉक्टर डांटते हुए कहती है कि उसे उस अच्छे आदमी के पैर छूकर शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। फिर डॉक्टर दोनों को क्लिनिक से निकाल देती है। रूडो इंजन को उसके इलाज का खर्चा चुकाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसे सिर्फ जानकारी चाहिए और उसके पास इस क्लीनर गैंग में उलझने का समय नहीं है। इंजन शांत भाव से याद दिलाता है कि वह एक स्पिरिट है
और उसने खुद देखा है कि यहाँ पकड़े जाने पर उसके जैसे लोगों का क्या हाल होता है। वह यह भी कहता है कि यहाँ जानकारी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके बाद इंजन उसे एक साइबर पंक जैसी दिखने वाली नगरी में ले जाता है और उसे एक बिग मैक खिलाता है। रूडो उसे ऐसे खाता है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसे हैरानी होती है क्योंकि उसने सोचा था कि पिट में सिर्फ कूड़ा करकट होगा, लेकिन यहाँ तो असली शहर और असली खाना भी है। इंजन उसका नाम पूछता है और कहता है कि उसका नाम काफ़ी मर्दाना है। फिर वह नीचे की दुनिया के बारे में संक्षेप में बताता है कि यहाँ सिर्फ कचरे के ढेर ही नहीं हैं, बल्कि काले भावनाओं के ढेर भी हैं, जिन्हें वे एनेमा कहते हैं। इंजन बताता है कि एनेमा ऊर्जा बन सकती है और इस ऊर्जा के खतरनाक नतीजे होते हैं, जैसे ट्रैश बीस्ट पैदा होना। ये राक्षस ज़्यादातर कूड़े के ढेरों में रहते हैं और देखते ही मनुष्यों पर हमला कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वे शहरों में भी घुस आते हैं। यह सुनकर रूडो पूछता है कि लोग शहरों में ही क्यों नहीं रहते, तो इंजन कहता है कि ग्राउंड पीपल अपनी आज़ादी से इतना प्यार करते हैं कि हमेशा एक ही जगह पर नहीं रह सकते। वह यह भी बताता है कि साधारण हथियार ट्रैश बीस्ट को चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनका कोर एनेमा से बना होता है। तभी रूडो के दस्तानों की अहमियत आती है। जैसे किसी रसोइये के पास उसका भरोसेमंद चाकू होता है या अमेरिकियों के पास उनका पसंदीदा असॉल्ट राइफल, वैसे ही जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का सालों तक ख्याल रखता है तो वह एनिमा से भर जाती है और वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है जो ट्रैश बीस्ट के कोर को नष्ट कर सकती है। हालांकि ये ताकतवर होते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। रूडो समझ जाता है कि वह उन कुछ लोगों में से है जो इन्हें चला सकते हैं और ऐसे लोग गिवर कहलाते हैं। इंजन बताता है कि क्लीनर्स असल में ट्रैश बीस्ट के भूत पकड़ने वाले हैं और उन्हें अभी और गिवर की ज़रूरत है, इसीलिए वह रूडो को शामिल करना चाहता है। रूडो पूछता है कि अगर वह शामिल हो जाए तो क्या इंजन सच में उसे ऊपर चढ़ने का तरीका सिखाएगा। इंजन खुलासा करता है कि उसे पता ही नहीं कि यह संभव भी है या नहीं। जब रूडो गुस्सा होता है तो इंजन कहता है कि शायद उसका बड़ा बॉस कुछ जानता हो। फिर वह रूडो के दस्तानों को देखकर पूछता है कि उन्हें किसने दिया। रूडो जवाब देता है, उसके पिता ने। इंजन कहता है कि लोग ये सरल बात क्यों नहीं समझते कि जो चीज़ उनके लिए अहम हो उसका ख्याल रखना चाहिए। वह दस्तानों की तारीफ करता है और कहता है कि उनमें आत्मा है। ये शब्द रूडो को अपने अतीत में ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंजन जाने लगता है रूडो उसे रोक कर कहता है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वह उसकी जान बचाने का आर्नी है। इंजन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि सोच समझकर खर्च करना। रूडो पूछता है कि क्या वह वाकई इतने पैसों को यूं ही दे रहा है, तो इंजन कहता है कि यह पैसे उसने रूडो के कपड़े बेचकर कमाए हैं और इसी से इलाज और खाना खरीदा। यह सुनकर रूडो भड़क जाता है, लेकिन इंजन हंसते हुए भाग जाता है और कहता है कि उसे इतनी देर में समझ आया और अब वह अपने ट्रेनर से मिलने जा रहा है। रूडो मन ही मन कसम खाता है कि जैसे ही उसे ऊपर जाने का तरीका मिल जाएगा वह इस बेवकूफ़ टीम को छोड़ देगा। तभी एक बिल्ली उसका पैसा मुंह में दबाकर भाग जाती है। रूडो उसका पीछा करता है और एक गली में पहुंचकर एक डंडा उठाता है जो वास्तव में किसी और का होता है। जैसे ही बिल्ली कूड़ेदान पर छलांग लगाते समय ज़रा रुकी, रूडो डंडे से उसे रोककर अपना पैसा वापस ले लेता है। उसी समय डंडे का असली मालिक आकर कहता है कि वह उसकी चीज़ लौट आए। रूडो कहता है कि पैसा उसका है, तो वह आदमी स्पष्ट करता है कि वह डंडे की बात कर रहा है। रूडो उसे बेवकूफ़ कहकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह तो बस एक घटिया डंडा है। यह सुनकर वह आदमी भड़क उठता है, रूडो को धक्का देता है और डंडा वापस लेकर पागलों की तरह उसे सूंघने लगता है। तभी रूडो देखता है कि उसके कपड़ों पर वही निशान है जो इंजन के पास था। रूडो को एहसास होता है कि उसने शायद गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। माफ़ी मांगने का मौका देने से पहले ही वह आदमी गिवर की ताकत से डंडे को नीले आभा में लपेटकर ज़मीन में दे मारता है और रूडो को नतीजों के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है।
वह रूडो का नाम लेकर कहता है कि इंजन ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर वह कहता है कि वह अकुडा क्लीनर्स का सदस्य है और उसे इस नए लड़के को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी मिली है। वह अपना नाम झांका नजुकू बताता है और पहला सबक देता है, दूसरों की चीज़ें मत लेना। रूडो कहता है कि उसने डंडा तो बस अपने पैसे उस चोर बिल्ली से वापस लेने के लिए इस्तेमाल किया था। झांका कहता है कि अपने पिता को संदेश दे देना कि उन्होंने तुम्हारी सही परवरिश नहीं की। यह सुनकर रूडो गुस्से में भर जाता है, लेकिन उसे अपने पालक पिता की वह सीख याद आती है कि शांत रहो और सामने वाले के भाव समझने की कोशिश करो। याद करते ही रूडो ठंडा हो जाता है और सोचता है कि वह आदमी शायद सच में गुस्से में है क्योंकि उसकी चीज़ उसने ले ली थी। जैसे वह अपने दस्ताने किसी को लेने न देता, वैसे ही पिता की सीख मानकर रूडो अहंकार छोड़कर ईमानदारी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसका कुछ चुराने का इरादा नहीं था। ये सुनते ही झांका के डंडे की आभा गायब हो जाती है और वह कहता है कि अब कोई बात नहीं, क्योंकि उसने वस्तु लौटा दी और नए छात्र को डराने के लिए माफ़ी मांगता है। पहली बार रेटो की तरह लड़ाई टालकर रूडो चौंक जाता है। झांका उसे हाथ देकर कहता है कि अब वे साथी रहेंगे। जब वह रूडो से उसके हथियार और उसकी ताकत के बारे में पूछता है तो रूडो कहता है कि उसे ठीक ठीक नहीं पता। झांका उसके दस्तानों की तारीफ करता है और मुस्कान देखकर रूडो को याद आता है कि रेटो कहता था, अपने सीरियल किलर वाले चेहरे को मुस्कान से ठीक करो। वह कोशिश करता है मुस्कुराने की, लेकिन झांका गुस्से में कहता है कि यह सबसे डरावनी मुस्कान है जो उसने देखी है। रूडो सोचता है कि शायद उसकी आंखों में समस्या है, तो वह एक और अजीब चेहरा बनाता है। यह देखकर झांका और भड़क जाता है और सोचता है कि नया लड़का क्या उससे लड़ना चाहता है। दोनों जानवरों की तरह भिड़ जाते हैं और झांका कहता है कि रूडो की प्रतिभा का मतलब यह नहीं कि वह सिर्फ अपना लक्ष्य पाने तक ही काम करे, जबकि क्लीनर्स रोज अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की रक्षा करते हैं, और अगर उसका लक्ष्य बस इतना ही है तो वह भी उसके जितना ही बेकार है। झांका द्वारा रेटो की आखिरी इच्छा, इस कचरे भरी दुनिया को बदलने को बेकार कहने पर रूडो साफ कर देता है कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है, इसलिए झांका को चुप रहना चाहिए। झांका कहता है कि उसने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि उसका और रूडो का मेल नहीं बैठेगा। रूडो भी जवाब देता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है और अपना हथियार उठा लेता है। ये देखकर स्टिकमैन हैरान हो जाता है कि रूडो के पास दस्तानों के अलावा कोई और हथियार भी है। तभी उसे एहसास होता है कि रूडो में जिस भी चीज़ को छू ले उसे एक ज़रूरी औजार में बदल देने की ताकत है। झांका हंसते हुए उसकी नेचुरल टैलेंट की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि ये सब बेकार है क्योंकि उसकी काबिलियत उसके सामने कुछ नहीं। तभी झांका का डंडा रूडो के सामने आ गिरता है और वो लगातार भारी वार करके रूडो को पीछे धकेल देता है। मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक मामूली डंडे से पिटना काफ़ी शर्मनाक है। रूडो भी पलटवार करता है। उसका वार बस ज़रा सा झांका के चेहरे को छू पाता है, लेकिन अगले ही पल झांका एक ज़बरदस्त ऊपर से वार करके उसे दबा देता है। झांका को लगता है कि रूडो की ताकत कोई ख़ास नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपने गाल पर लगी चीज़ को सूंघता है, घबरा जाता है। रूडो का हथियार एक प्लंजर, नाली साफ करने वाला औजार था, यानी उसकी परफेक्ट शक्ल पर गंदगी लग गई। रूडो सफाई दीवाने की परवाह किए बिना उसी प्लंजर से हमला करता रहता है। अब झांका हमला करने से बचने की कोशिश करने लगता है, जिससे रूडो सोचता है कि ये नया हथियार इतना असरदार क्यों है। वो अपने ट्रेनर का पीछा करता है, जो अब लगभग अपनी जान की भीख मांग रहा है। दोनों इधर उधर भागते रहते हैं और जैसे ही गली से बाहर आते हैं, एक बिल्ली के कूद जाने से झांका फिसल जाता है। रूडो एक और वार करता है, लेकिन गलती से उसकी कपड़ों पर और गंदगी उछाल देता है, जिससे झांका पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी समय इंजन आता है और मजाक में पूछता है कि कहीं वो देर तो नहीं कर गया, क्योंकि लगता है दोनों अब पक्के दोस्त बन गए हैं। गाड़ी चलाते हुए इंजन हंसते हुए कहता है कि रूडो ने पूप बैरियर से सौदा पक्का कर दिया। झांका चुपचाप शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है।
जबकि रूडो माफ़ी मांगते हुए सोचता है कि उसकी ये अकेली लड़ाई कितनी बेवकूफ़ी भरी और ज़्यादा आत्मविश्वासी थी। माहौल बदलने के लिए इंजन बताता है कि झांका असल में बहुत अच्छा इंसान है और अब से वही उसका टीचर होगा। ये सुनकर झांका थोड़ा खुश हो जाता है। तभी अचानक लाल बालों वाली लड़की रियो गाड़ी की पिछली सीट पर आ जाती है और कहती है कि उसे बस जिज्ञासा हुई। फिर वो रूडो के बालों से खेलने लगती है। रूडो सोचता है कि क्या सच में पिट जैसी जगह में भी इतनी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है जिसे नर्क कहा जाता है। इंजन गाड़ी चलाते हुए कहता है कि उनका अगला ठिकाना क्लीनर का मुख्यालय है, लेकिन वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है।